आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल। बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। कुछ दिन पहले हमने आपको एक सिलेबस दिया था कि रेलवे के लिए कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और बिल्कुल उसी के अनुसार क्लासेस भी आपका चल रहा है और आगे भी आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेगी। इन सब का पीडीएफ भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता होगा, तो पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिएगा और साथ में इसका आप रिवीजन जो है वह करते रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 29 तारीख से जो है वो आपका मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपका सेल लग रहा है, दीपावली का सेल लग रहा है, तो जिसके अंदर सभी कोर्सेज के ऊपर जो है वो आपको 50% तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको रेलवे के लिए मास्टर बैच मिल जाएगा जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ मैथ के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है। अगर मैथ में आप बहुत ही ज़्यादा कमजोर है तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से यहाँ पे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें त्रिभुज का, तो त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरा बंद समतलाकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। अब अगर ये हमारा त्रिभुज है तो हम इस साइड को ले लेते हैं ए, ठीक है। यह हमारा हो गया साइड बी और यह हो गया साइड सी। तीन साइड होता है, आप सबको अच्छे से पता है, ए बी और सी। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझना है कि त्रिभुज आपका फॉर्म जब भी होगा तो एबीसी में कुछ सर्टेन रिलेशन होता है। सर्टेन रिलेशन क्या होगा कि एबीसी, किसी त्रिभुज का अगर एबीसी तीन साइड्स है, तीन भुजा है, उस केस में क्या होगा कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे अगर हम ए और बी को जोड़ ले तो दो भुजा को जोड़ लिए, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा हमेशा तीसरा जो भुजा आपका बचा उससे बड़ा होगा। यानी जहां भी त्रिभुज फॉर्म हो रहा होगा या त्रिभुज फॉर्म तभी होगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो आपका तीसरा भुजा से बड़ा हो जाए। तो अगर ए बी सी त्रिभुज का कोई तीन भुजा है तो ए प्लस बी का मान हमेशा क्या होगा? सी से बड़ा होगा। अगर हम बी प्लस सी को जोड़ ले, किसी दो को जोड़ सकते हैं ना, बी प्लस सी को जोड़ ले तो बचा साइड कौन है? ए, तो बी प्लस सी का योग जो होगा वह ए से बड़ा होगा। और अगर हम ए और सी को जोड़ ले तो ए प्लस सी का जो योग होगा वह क्या होगा? ए प्लस सी का योग जो है वह बड़ा हो जाएगा बी से। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि त्रिभुज के अंदर इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से क्या होता है? तीसरा से बड़ा होता है। एक चीज और साथ ही साथ अगर ए बी सी त्रिभुज का तीन साइड है ना, तो किन्हीं दो भुजा का अंतर निकालिए। जैसे ए और बी का अगर हम अंतर निकालिए तो किसी दो का जो अंतर होगा ना वह हमेशा छोटा होगा तीसरा भुजा से। यानी ए बी सी तीन साइड है तो ए और बी का अगर हम अंतर निकालेंगे तो वह कम आएगा किससे? जो तीसरा साइड आपका बच रहा है। अगर हम बी और सी का अंतर निकाले तो बी और सी कम आएगा किससे? यह आपका ए से कम आएगा। और अगर ए और सी का अंतर निकाले या सी और ए का अंतर में हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटाइएगा, तो सी और ए का जो अंतर होगा वह किससे छोटा होगा? वो आपका छोटा हो जाएगा बी से। कहने का यह मतलब है कि त्रिभुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है वह तीसरा से बड़ा होता है और जो अंतर होगा वह तीसरा से क्या होगा? तीसरा से छोटा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि एक त्रिभुज का भुजा है 6 और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं 9, तो तीसरा भुजा बताइए कि क्या क्या हो सकता है तीसरा भुजा होने की पॉसिबिलिटी। तो तीसरा भुजा जो होगा, दो भुजाओं का योग जो है यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 6 15, तो 15 से छोटा होगा। यानी तीसरा भुजा हमेशा क्या रहेगा? 15 से छोटा होगा। यानी 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है। और साथ ही साथ इन दोनों में अंतर कितना का है? अंतर 3 का है। यानी तीसरा भुजा हमेशा 3 से बड़ा होगा और 15 से क्या होगा? 15 से छोटा होगा। तो जब भी कोई दो भुजा दे और आपसे पूछा जाए कि तीसरा भुजा क्या हो सकता है, तो तीसरा भुजा हमेशा क्या होगा? इन्हीं दो भुजाओं के अंतर से ज्यादा और योगफल से क्या होगा? योगफल से कम होगा। और ऐसा हो रहा होगा तभी आपका त्रिभुज फॉर्म होगा, अदरवाइज आपका त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, फिर इन चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, यहाँ क्या बोला गया है? एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक में दो भुजाओं का माप 6 और 3 है। एक त्रिभुज के दो भुजाओं का माप क्या है? 6 और 3 है, ठीक है। एक भुजा 6, दूसरा भुजा 3। पूछा क्या है? तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज के संभावित संख्या ज्ञात करिए। यानी तीसरा भुजा हम क्या क्या ले सकते हैं, यानी ऐसे कितने त्रिभुज हम बना सकते हैं जिसका दो भुजा 6 और 3 होगा। तो तीसरा भुजा हम क्या ले सकते हैं, सोचिए। तो इसका जो तीसरा भुजा होगा इस दोनों के अंतर से ज्यादा होगा। तो 6 और 3 में अंतर कितना का? 3, तो 3 से ज्यादा होगा। और 6 और 3 का योग कितना है? 9, तो 9 से कम होगा। यानी तीसरा भुजा हम 3 से ज्यादा क्या क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इसके अलावा 8 ले सकते हैं। क्या 9 भी ले सकते हैं? नहीं।
योग से क्या होना चाहिए, योग से कम और अंतर से ज्यादा। तीसरा भुजा हमेशा क्या होगा, योग से कम, तो 6 और 3 9, 9 से कम यानी 8 7 6 5 4 होगा, और अंतर से ज्यादा तो अंतर 3 का है तो 3 से ज्यादा यानी 4 5 6 7 8। तो कितना त्रिभुज इस तरीके का बना सकते हैं, एक तो 6 3 4 के साथ, 6 3 5 के साथ, यानी 1 2 3 4 5। कितना इस प्रकार का त्रिभुज संभावित है, 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5। देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में आप फंसते हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। ओके, आगे चलिए, एक क्वेश्चन और यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, किसी त्रिभुज की, यहाँ पे बोला है दो भुजाओं की लंबाई 4 और 10 है, यदि तीसरा भुजा ए है तो ए का मान क्या हो सकता है। एक त्रिभुज का दो भुजा दे दिया, एक भुजा कितना है 4 और दूसरा भुजा कितना है यहाँ पे 10 है, और तीसरा भुजा के बारे में बोला है कि ए, तो तीसरा भुजा जो ए है वो क्या होगा, तो ए का मान जो है इसके अंतर से क्या होगा, ज्यादा। तो 10 और 4 में अंतर कितना का, 1 सेकंड। तब 6 से बड़ा होगा, और 10 और 4 यानी तीसरा भुजा 6 से बड़ा और 14 से छोटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए। तीसरा भुजा हमेशा क्या होता है, अंतर से बड़ा और योग से छोटा। तो अगर दो भुजा 4 और 10 है तो तीसरा भुजा 4 और 10 में अंतर 6। देखिएगा इन सभी कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग को देखना है ना। ओके, आगे देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो अभी सिर्फ एक बात आप समझे हैं, क्या समझे हैं, आप सिर्फ इतना समझे हैं कि तीन भुजाओं का घेरा समतल आकृति आपका त्रिभुज कहलाता है, और दो भुजाओं का योग जो होगा वह तीसरा से ज्यादा होता है, और अंतर जो होता है वह तीसरा भुजा से कम होता है। आगे, त्रिभुज को जो है भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान होगा वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है, यह तो बहुत बेसिक सा बात है। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर, विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान। ठीक है, आगे चलिए, कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है, इसका कोई एक कोण 90 डिग्री कर दीजिए, यह क्या होगा, समकोण। अब अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी का दो कोण जो होगा वह आपका न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर यह 90 हो गया तो बाकी यह क्या होगा, 90 से कम ही तो होगा, क्योंकि इस दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए, तभी तो 90 और 90 180। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका होता है 90 डिग्री, और बाकी का दो कोण जो बच गया वह न्यून कोण होता है। और साथ ही साथ अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा ए बी सी है, समकोण त्रिभुज का तीन भुजा ए बी सी है और सी सबसे छोटी भुजा है, तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर सी स्क्वायर होगा। यानी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तभी होगा जब ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज की तीन भुजा है, तो वह समकोण तभी होगा जब दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर आ जाए। आगे देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज हम लोग उसको बोलते हैं जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 से छोटा हो। यानी तीनों कोण 90 से क्या रहना चाहिए, तीनों कोण 90 से छोटा रहना चाहिए, वह कहलाता है न्यूनकोण। न्यूनकोण त्रिभुज का पहचान क्या है, जब भुजा दिया जाएगा तो कैसे पहचानिएगा, कोण से तो पहचान लीजिएगा कि समकोण है, कोण से तो पहचान लीजिएगा कि न्यूनकोण है। अगर सब कोण का माप 90 से कम है तो न्यूनकोण है। लेकिन भुजा के माप से अगर तीन भुजा ए बी सी दे दिया और तब आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा त्रिभुज है, तब कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इस केस में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, किससे, बड़ी भुजा के वर्ग से। अगर कोई त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको, न्यूनकोण त्रिभुज तभी होगा अगर तीन साइड दे दिया गया, तीन भुजा दे दिया गया और पूछा जाए कि यह कौन सा त्रिभुज है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे, अगर उसका योग जो है वह तीसरा भुजा के वर्ग से ज्यादा आ गया, इसका मतलब कि न्यूनकोण होगा।
अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से बड़ा। इसमें क्या होगा? एक कोण 90 से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? एक कोण 90। इसमें क्या होगा? तीनों कोण 90 से छोटा। नाम से ही पकड़ में आ रहा है, एक कोण 90 से बड़ा। पहचान क्या होगा? पहचान यह है कि इसमें अगर ए बी सी कोई तीन भुजा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन क्या होगा? लेस देन सी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की ए बी सी तीन भुजा है तो सी जहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान रखिएगा सी क्या है? सी जो है वह बड़ा है यहाँ पे ए और बी दोनों से। तो सी अगर ए और बी दोनों से बड़ा है तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के बराबर, इसका मतलब समकोण त्रिभुज। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर ज्यादा मिल रहा है बड़ी भुजा से, इसका मतलब न्यूनकोण त्रिभुज। और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर छोटा मिल रहा है इससे, इसका मतलब क्या होगा? समकोण त्रिभुज, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या दे रखा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 के अनुपात में है। तो यह कैसा त्रिभुज है? एक त्रिभुज की भुजा किस अनुपात में है? 4, 6 और 8 के अनुपात में है। हमें बताना है कि यह किस तरीके का त्रिभुज है, समकोण है, न्यूनकोण है, अधिक कोण है। अगर यहाँ पे हमें यह चेक करना है, तीनों भुजा दे रखा है और इससे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। यानी हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका कंपेरिजन करेंगे किससे? 8 के स्क्वायर से। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा यहाँ 52 हो गया, और यह कितना है? यह 64 है। इसका मतलब क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वह बड़ा आ रहा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है सी स्क्वायर से। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है सी स्क्वायर से, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपका यहाँ पे है ना, ये न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? विकल्प सी बनेगा। यही चीज तो आपको बताया गया है। अगर बराबर आ गया इसका मतलब क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अगर बड़ा आता है, देखिए ध्यान रखिएगा, यह क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाता है, इसका मतलब कि न्यूनकोण। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा आ जाता है सबसे बड़ा के वर्ग से, तब क्या होता? तब यह आपका अधिक कोण हो जाता। तो टेक्निकल क्वेश्चन है और सवाल जो है यहाँ से बनता है, इसलिए इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान यह रखना है ना, कि त्रिभुज के अंदर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब कि समकोण। अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूनकोण, और इस केस में अधिक कोण। अच्छा, एक त्रिभुज ऐसा भी है जो इसको मिला के समद्विबाहु और समकोण को मिला के बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। और समद्विबाहु कब होगा? जब दो भुजा बराबर। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर एक कोण 90 डिग्री, वह समकोण कहलाएगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार बराबर, कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता है, तो जिसका लंब और आधार बराबर होगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो अभी तो हम सिर्फ आपको परिचय दे रहे थे त्रिभुज का। अब हम लोग चलते हैं आगे, बारी बारी से सभी को पढ़ते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन मेंसुरेशन के अंदर पूछा जाता है वह सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका समकोण त्रिभुज से। उसके बाद क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे वह समबाहु त्रिभुज से, उसके बाद समद्विबाहु समकोण से, और कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए बारी बारी से इन फिगर को भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल ट्रायंगल की, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन देखते होंगे कि वहाँ लिखा हुआ रहता है कि एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, क्षेत्रफल बताइए। वहाँ यह नहीं लिखा रहता है कि यह त्रिभुज किस तरीके का है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूला त्रिभुज का देखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, इसका एक साइड यह वाला साइड, यह वाला भुजा ए ले लिए, इसका माप बी ले लिए, इसका माप सी ले लिए। तो अगर आपसे परिमाप पूछा जाए, परिमाप यानी कि पेरीमीटर पूछा जाए, तो क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं के लंबाई का योग। ए बी सी तीन भुजा है तो ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है, परिधि बोलते हैं इसको। अच्छा, अर्ध परिमाप किसको बोलते हैं? अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं। अर्ध परिमाप जैसा कि नाम है परिमाप का आधा, तो अगर परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है तो इसी को आधा कर लीजिए, यानी 2 से भाग कर लीजिए, यह आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा।
तो मान लीजिए परिमाप आपका 18 निकला है तो अर्ध परिमाप 9 हो जाएगा, परिमाप आपका 20 निकला है तो अर्ध परिमाप 10 हो जाएगा। परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों भुजा को जोड़कर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए क्षेत्रफल निकालने का पहला तरीका ध्यान से समझिएगा, 3 तरीका है। पहला, सबसे पहला तरीका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, इस फॉर्मूला का उपयोग हमें कब करना है? इस फॉर्मूला का उपयोग हमें तब करना है जब क्वेश्चन में आधार ऊंचाई दे दे। जैसे मान लीजिए बोले कि एक त्रिभुज का आधार 20 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करेंगे? 1/2 गुने आधार 20 मीटर दिया है, ऊंचाई आपका 8 मीटर दिया है, कैलकुलेशन करेंगे अपने आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे चलिए, तो इसका उपयोग कब करना है? जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दे रखा हो। अच्छा, एक बात और, बेस और हाइट दे रखा हो। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है, वह क्या है कि त्रिभुज चाहे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, तो अगर हम लंब डाल दिए, लंब कहाँ से डाला जाता है? शीर्ष से। मान लीजिए इस भुजा पे लंब डालना है तो इसके सामने के शीर्ष से यानी यहाँ से डालेंगे, और डालने का लंब डालने का मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा, यानी कितने डिग्री पर आएगा? 90 डिग्री पे आएगा। क्लियर? तो जिस भुजा पे भी लंब डाला जाता है वह अपने आप आधार हो जाता है। तो आधार को बी से दर्शाते हैं, तो यह हमारा बेस हो गया, और जो लंब होता है वो आपका ऊंचाई हो जाता है। मान लीजिए कि यह हमारा एक ट्रायंगल है, हम इस पे लंब डाल दिए तो अब हमारा यह आधार होगा और यह ऊंचाई हो जाएगा। यानी त्रिभुज के अंदर जिस भुजा के ऊपर भी आप लंब डाल दीजिएगा ना, वही आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि लंब हमेशा आधार के ऊपर ही डाला जाता है, और जो लंब आप डालिएगा वही क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, पहला फॉर्मूला। दूसरा देख लीजिए, दूसरा फॉर्मूला है 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। अब बोलोगे यह क्या है सर? अब इसको भी समझ लीजिए। इसका उपयोग आपको तब करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज दे दे, बोले कि एक त्रिभुज का जो है एक भुजा 8 है, ठीक है, दूसरा भुजा आपका 12 है, और इसके बीच का कोण जो है वो आपका दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री है। अब आप बताइए इसका क्षेत्रफल। यानी किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो, अगर आधार ऊंचाई पता हो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर लेना है, लेकिन दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना ए बी। ए कहने का मतलब एक भुजा, बी कहने का मतलब दूसरा भुजा, तो ए के जगह 8 लेंगे, बी के जगह क्या लेंगे? 12, गुना साइन थीटा। ए बी साइन थीटा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 30 है, यानी साइन 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 1/2 गुने 8 गुने 12, और साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। काटिए, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 12 दूना कितना आ गया? 12 दूना 24। थोड़ा सा गला में समस्या है ना, दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इसका उपयोग कब करेंगे? 1/2 गुने साइन थीटा, जब त्रिभुज और उसके बीच का कोण पता हो। ऐसा केस आपके सामने आ सकता है जब किसी त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण दे दे, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? इस प्रकार से। और तीसरा एक और तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है, यह सब क्या है? यह सब क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, और क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। तो अब अगर तीसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, रूट अंडर को बोलते हैं एस इंटू एच माइनस ए, क्षेत्रफल निकालने का तीसरा तरीका क्या है हमारे पास? जो तीसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का वो है आपका रूट अंडर एस इंटू एच माइनस ए प्लस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। जहाँ एस के स्थान पर क्या रखेंगे? जहाँ एस के स्थान पर हम लोग रखेंगे परिमाप का आधा, जो भी परिमाप होगा उसका आधा। परिमाप का आधा क्या कहलाता है? एस कहलाता है। तो हमें सबसे पहले एस लिख देना है, गुना एस में से फिर ए को घटाएंगे, फिर बी को घटाएंगे, फिर सी को घटाएंगे, सबको आपस में गुना कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका उपयोग कब करना है? इसका उपयोग हमें तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा दे रखा हो। जब तीनों दे रखा हो क्षेत्रफल के लिए यह फॉर्मूला। दो भुजा उसके बीच का कोण 1/2 गुने ए बी साइन थीटा।
और आधार ऊंचाई दे रखा हो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आगे चलिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, यह इंपॉर्टेंट है। अंतःवृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे? अगर त्रिभुज के भीतर वृत्त बन जाए और उस वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो इसी को क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या। यही क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको स्मॉल आर से दर्शाएंगे। जब स्मॉल आर लिखे तो आप समझ जाइएगा कि बात अंतःवृत्त की त्रिज्या की हो रही है। और किसके अंतःवृत्त? त्रिभुज की। तो अगर डाटा त्रिभुज का दिया है, मान लीजिए त्रिभुज के भुजाओं का माप दे रखा हो और तब आपसे कहा जाए कि उसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या बताइए, तब कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल में अगर अर्ध परिमाप से भाग करिएगा ना, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग करने पर उस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाता है। त्रिभुज चाहे जो भी हो, अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का माप देगा तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो क्षेत्रफल में अगर उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग करते हैं, क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप के आधे से भाग करते हैं तो उसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पे जो है त्रिभुज के बाहर वृत्त बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे परिवृत्त। और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा होगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो इसका तरीका है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में, एबीसी त्रिभुज के तीनों भुजा को माने हैं, तो तीनों भुजाओं के गुणनफल में 4 गुने उसके क्षेत्रफल से भाग कर दिए। यानी जब भी किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में क्षेत्रफल के 4 गुना, यानी एबीसी बट्टा 4 डेल्टा करने पर त्रिभुज के बाहर बने ये आपका निकल जाता है। एक बार अच्छे से इन सभी फॉर्मूला को आप देख लीजिए। क्लियर हो रहा होगा? चलिए, केवल क्षेत्रफल और परिमाप निकालना ही पर्याप्त नहीं है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भीतर बने वृत्त की त्रिज्या डेल्टा बाई एस, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग? अर्ध परिमाप से भाग करेंगे। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एबीसी बट्टा 4 गुने डेल्टा करेंगे। अब यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर। देखिएगा, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज का भुजा क्या है? 5, 7 और 10 है। तो 5, 7 और 10 से क्या पता चला? यह हमारा क्या हो रहा है? विषमबाहु त्रिभुज हो रहा है। मतलब तीनों भुजा दे रखा है। तो जब तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही फॉर्मूला तो लगाएंगे। इस फॉर्मूला को कब लगाना है? जब तीनों भुजा पता हो। तो आप सबसे पहले बताइए कि एस क्या होगा? तो परिमाप का आधा। परिमाप क्या होगा? 5, 7, 12, 10, 22। परिमाप 22 है तो 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़िए तो 5, 7, 12, 10, 22। 22 का आधा 11 आपका हो गया एस। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालिए रूट अंडर सबसे पहले एस 11। अब 11 में से सभी को घटाइए। 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 11 में से 7 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। 11 में से 10 घटाएंगे 1 हो जाएगा। देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और भीतर में क्या बचेगा? 11 गुने 6 गुने यानी कि 66। तो 2 रूट 66 यही आपका क्या होगा? यही आपका आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक त्रिभुज के का क्षेत्रफल जिसका तीनों भुजा पता हो, तो जिसका तीनों भुजा पता हो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए कि हमें इस त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना पड़े, स्मॉल आर का मान। तो अभी आप क्या सीखे थे? डेल्टा बाई एस कर लेना है। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है? 2 रूट 66। अभी तो निकाले हैं ना 2 रूट 66। और एस कितना है? 11। बस इतना करिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गया। इसी त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? एबीसी बट्टा 4 गुने डेल्टा। तो एबीसी का मान बताइए। ए के जगह पहला भुजा 5, बी के जगह दूसरा भुजा 7, सी के जगह तीसरा भुजा क्या है आपका? 10 और बट्टा 4 गुने डेल्टा। डेल्टा का मान क्या है? 2 रूट 66, यानी क्षेत्रफल जो है इतना ही है ना। काटिए, जो वैल्यू आपका कटने वाला है 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, पंचे 25 सते 175। यहाँ पे क्या आ गया? 175 बट्टा नीचे में कितना है आपका? 4 रूट 66। तो यही आपका हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। कहने का मतलब है कि त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दे रखा हो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन देख लीजिएगा।
परिवृत्त की त्रिज्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो पूछेगा सब कर सकते हैं, बस फॉर्मूला हमें क्या करना है यहाँ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो त्रिभुज के आधार में 4:9 का अनुपात और क्षेत्रफल में यह अनुपात। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, जब क्वेश्चन अनुपात वाला हो, जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज दे रखा हो, अब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो मान लीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार हम b ले लिए और ऊंचाई इसका हम h ले लिए, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज फिर से 1/2, उसका आधार हम स्मॉल b ले लिए और ऊंचाई यहाँ पे हम लोग स्मॉल h ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। इससे क्या निकलेगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जिसका ऊंचाई और आधार और ऊंचाई अलग अलग है, यही निकलेगा। अब अनुपात में जो वैल्यू कटने वाला होता है उसको काट दिए, बचता क्या है, केवल आधार गुने ऊंचाई। अगर हमें निकालना पड़े, हमें क्या निकालना पड़े, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना हो तो आधार गुने ऊंचाई अनुपात आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि 1/2 यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इससे तो ये कट जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो कट जाता है, केवल वेरिएबल वाला पार्ट बचता है। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसमें आधार गुने ऊंचाई होता है। तो अगर आधार गुने ऊंचाई में इसके आधार से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई कहने का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में अगर आधार से भाग करेंगे ऊंचाई बचेगा, और अगर हम ऊंचाई से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, आधार बचेगा। यहाँ देखिए क्या बोला है, दो त्रिभुज के आधार में 4:5 का अनुपात, उसके क्षेत्रफल में 8:15। क्षेत्रफल में यानी कि क्षेत्रफल में क्या रेशियो है, क्षेत्रफल को डेल्टा से हम दर्शा दिए। क्षेत्रफल में 8:15 का अनुपात है, एक का क्षेत्रफल 8 तो दूसरा का 15। अच्छा, इसके आधार में यानी कि बेस का क्या रेशियो है, बेस का रेशियो है 4:5। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके ऊंचाई का अनुपात। आप बताइए कि क्षेत्रफल में दरअसल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो एक त्रिभुज, यह पहला त्रिभुज है हमारा और यह दूसरा त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा दो अलग अलग त्रिभुज है। पहले त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल 8 है और आधार 4 है, तो क्षेत्रफल में होगा आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई में आधार से भाग करेंगे ऊंचाई निकल जाएगा, तो देखिए 8/4 2 आ गया। यह क्या आपका क्षेत्रफल है दूसरा का, तो क्षेत्रफल में यानी b गुने h में अगर हम b से भाग करेंगे h निकल जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2:3। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्षेत्रफल मतलब आधार गुने ऊंचाई है, तो आधार गुने ऊंचाई में अगर हम भाग कर ले आधार से क्या बचेगा, ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई में इसके अगर हम आधार से भाग कर लेंगे क्या निकल जाएगा, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। वापस से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में आधार ऊंचाई दे रखा हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो हम सीधे ही दोनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8, 5 तिया 15, क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। आप बोलोगे सर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने 4 दूना 8, यही तो होगा। और यहाँ भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी कि 5 तिया 15 होगा, तो 1/2 इधर भी तो है। तो अनुपात में क्या करते हैं हम लोग, यह जो वैल्यू होता है उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसका कांस्टेंट का, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों जगह होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का यही 2:3 हो गया। तो जब आधार ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हम लोग लगाते हैं। समझ लीजिए इस पार्ट को भी अच्छे से। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आप क्या देखे हैं, जो जनरल आपका त्रिभुज है उसका थ्योरी आप देखे हैं। अब बारी बारी से, सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और जो भी कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एच से, एच फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब थीटा चाहे जहां भी ले ले, मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा ले लिए, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह कहलाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको पी से डिनोट करेंगे। और तीसरा साइड जो आपका बचता है वह कहलाता है आधार, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का विशेष नाम है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब, और तीसरा जो बचा वह आधार। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा होता है, यानी सबसे बड़ा होता है। तो कर्ण हमेशा दोनों भुजा से बड़ा होता है। अच्छा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वह लागू होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर। यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण तभी हो पाएगा जब दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर। मान लीजिए एबीसी कोई 3 भुजा है, किसी समकोण त्रिभुज का एबीसी कोई 3 भुजा है, तो यहाँ क्या होगा कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा वह किसके बराबर होगा, वह सबसे बड़ी भुजा के बराबर होगा।
कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही डाटा दे देता है कि आप पहचानिए कि इसमें से कौन समकोण त्रिभुज का भुजा है। जैसे 5 12 13, क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है? तो एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। बेसिक तरीका तो यह है कि दोनों छोटी भुजा का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। इसको देखिए, क्या यह बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है? देखिए 144 25 169 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह समकोण का भुजा है। तो यह बेसिक तरीका है, पाइथागोरस। लेकिन हमारा तरीका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, दोनों बड़ी भुजा को, छोटी को छोड़ दीजिए, ध्यान से समझिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि यह जो भुजा है वह समकोण त्रिभुज का है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो हम क्या करेंगे, दोनों बड़ी भुजा को एक बार जोड़िए, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा? 25। और एक बार घटाइए, तो 12 और 13 में अंतर कितना का? 1 का। और इसके गुणनफल का वर्गमूल निकाल के देखिए, अगर यह छोटी भुजा के बराबर आ गया, इसका मतलब कि यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यह क्या है आपका? समकोण त्रिभुज। अगर हम आपसे कहें 7 24 25, इसको चेक करके बताइए, 7 24 25 क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा है? तो हम क्या करेंगे, दोनों बड़ी भुजा को जोड़ेंगे, तो 25 और 24 49 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालिए, 1 का। वर्गमूल इसका करिए, छोटा के बराबर आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यह समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। तो अभी आप क्या पहचान सीखे हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा जो होगा उसको कैसे पहचानेंगे। पहचान क्या बताया हमने आपको कि दोनों बड़ी भुजाओं का योग और अंतर, क्या है आपका? योग और अंतर के गुणनफल का वर्गमूल छोटा के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्या पहचानना है, कौन समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। अब अगर यहाँ पाइथागोरस लगाइएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डाटा है देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों बड़ी भुजा को एक बार जोड़ेंगे। तो इसको आइए चेक करते हैं, विकल्प एक ए में जो 3 डाटा दे रखा है इसको चेक करते हैं। दोनों बड़ी भुजा को जोड़िए तो कितना आ रहा है? 5 और 4 9, ठीक है, और 8 और 8 16, 169। अंतर निकालिए तो कितना का आता है? 85 और 84 में 1 का। यह क्या हो गया? दोनों बड़ी भुजाओं का योग और यह अंतर, और इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आ गया? 13 आ गया। छोटा भुजा के बराबर आ गया, मतलब यही क्या होगा? यही आपका समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। क्या पहचान हम आपको बताएं कि दोनों बड़ी भुजाओं को एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, यानी जोड़िए और फिर उसका अंतर निकालिए, और उसका वर्गमूल, उसके गुणनफल का वर्गमूल अगर छोटा के बराबर आ गया, इसका मतलब यह क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ देखिए 9 40 41 है, क्या यह समकोण होगा? देखिए 9 40 41 है, तो सबसे पहले देखिए 40 और 41 को जोड़िए, 81। 40 और 41 में अंतर 1 का, इसका वर्गमूल करिए, कितना आ रहा है? छोटी भुजा के बराबर आ रहा है, मतलब कि यह समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण का पहचान क्या हो गया? समकोण का पहचान यह हो गया कि दोनों छोटी भुजाओं का योग और अंतर का जो गुणनफल होगा, दोनों बड़ी भुजाओं के अंतर और योग का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? आपका छोटी भुजा के बराबर आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब तक बहुत फैमिलियर आप इस फॉर्मूला से हो चुके होंगे। कोई 3 समकोण त्रिभुज का कोई 2 भुजा देकर के तीसरा भुजा निकालना होता है तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। अब अगर मान लीजिए समकोण का परिमाप आपसे पूछा जाए, तो परिमाप किसी का भी पूछा जाएगा, किसी भी त्रिभुज का, हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ लंब आधार कर्ण है, तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यही इसका परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, कर्ण का उपयोग नहीं करते हैं। 1/2 गुणे लंब गुणे क्या करेंगे? आधार। देखिए लंब भी आधार भी, तो बी गुणे आधार गुणे लंब बोले या लंब गुणे आधार बोले, क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। कर्ण का यूज नहीं करना है, दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल को बस आधा कर देना है। आगे अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ कैसे निकालेंगे? तो समकोण त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, तो पीछे जो आप तरीका देखे थे वह तो लागू हो ही सकता है कि डेल्टा बाई एस, यानी इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसके अर्ध परिमाप से भाग कर लीजिए। लेकिन उससे भी आसान है कि इसका अपना फॉर्मूला है, उसको भी आप याद रखिए। क्या है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2 कर लीजिए, यानी लंब आधार को जोड़ करके उसमें से कर्ण को घटा करके आधा करिएगा, समकोण त्रिभुज के भीतर बने। जैसे देख लीजिए यहाँ समकोण त्रिभुज के भीतर बन रहा है ना वृत्त, इसकी त्रिज्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डाटा तो समकोण त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया 6, यह 8 10, आपसे पूछा है कि आर का मान, यानी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों छोटी भुजा को जोड़ेंगे, तो 6 और 8 कितना होगा? 14। बड़ी भुजा को घटाएंगे और साथ में नीचे में करना है 2।
14 माइनस 10 कितना होगा, 4/4 यानी कि 2। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, 2। यानी समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या आपका 2 आ जाएगा। परिवृत्त की, जैसे यह समकोण त्रिभुज है, अब इसके बाहर में कोई वृत्त बना दिए, उसकी त्रिज्या अगर हमें निकालना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या यानी यह निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें करना है सिर्फ कर्ण का आधा। सिर्फ क्या करेंगे, हम कर्ण का आधा कर लेंगे। देख सकते हैं कर्ण के बीच में है कर्ण का आधा। तो देखिए यह मान लेते हैं कि 6 है, यह 8 है, और यह क्या है, 10 है। तो आप बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा यानी 10/2। परिवृत्त की त्रिज्या आपका 5 हो जाएगा। मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा आपका, कर्ण का आधा। आगे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या से क्वेश्चन जो है आपका समकोण में ज़्यादा पूछता है और समबाहु में ज़्यादा पूछता है, तो उन दोनों जगह पे इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी यह भी पूछ देता है कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। जैसे मान लीजिए यह समकोण त्रिभुज है, अब कर्ण पे, यह कर्ण होगा, इसके इस पे लंब कहाँ डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, सामने वाले शीर्ष से। तो अगर कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई यानी इसका लंबाई पूछ दे, और समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, पीबीएच पता हो, तो कैसे निकालेंगे, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई होगा लंब गुने आधार बट्टा कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, लंब और आधार को गुणा करिए, कर्ण से भाग करिए। लंब गुने आधार बट्टा कर्ण, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई लंब गुने आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, 3 भुजा है तो तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो परिमाप a+a+a यानी क्या होगा, 3a। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए a/2√3। बहुत सिंपल सा तरीका है, समबाहु त्रिभुज के भुजा में 2√3 से भाग करिए। जैसे यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है। अब मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप यहाँ दे रखा है 8। ठीक है, प्रत्येक भुजा का माप कितना है, 8 है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो ए का मान कितना होगा, 8। अब बाई क्या करना है, 2√3। सोल्व करिए, 2×4 = 8, क्या आंसर हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a/√3, तो a का मान 8 आया है, बाई 2√3 करेंगे, काटेंगे, 2×4 = 8, हमारा आंसर 4 कितना आ रहा है, 4/√3। आगे देखिए, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे त्रिभुज के बाहर में वृत्त बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना है a/√3। परिवृत्त की त्रिज्या तो बड़ा होगा ना, तो √3 से ही भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक भुजा का माप यहाँ पे 8 है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, a यानी कि 8/√3। यह क्या निकलेगा, परिवृत्त की त्रिज्या। अब अगर गौर से देख रहे होंगे तो एक चीज पता चल रहा होगा कि परिवृत्त की त्रिज्या जो है वह दोगुना है अंतःवृत्त की त्रिज्या की। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या रेशियो होता है, 2:1 का। यानी बाहर वाला वृत्त का त्रिज्या दोगुना होगा अंदर वाला का। सवाल कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 तो परिवृत्त 24 हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या 20 तो अंतःवृत्त 10 हो जाएगा। अंदर वाला दे बाहर वाला पूछे दोगुना, बाहर वाला दे अंदर वाला पूछे, क्या करेंगे हम, आधा कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर भी परिवृत्त की त्रिज्या निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है आपका, सवाल यह पूछता है कि कर्ण पर सॉरी, जैसे समबाहु त्रिभुज में ना कुछ इस प्रकार से करेगा कि भीतर स्थित किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित यहाँ से तीनों भुजा पे लंब डाल दिए। एक का नाम हम P1 रख दिए, दूसरा का नाम हम P2 रख दिए, और तीसरा का नाम हम P3 रख दिए। ठीक है, तीनों भुजा हमें मान लेते हैं कि ए है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए का मान बताइए, तो ए हो जाएगा 2/√3। क्या होगा, 2/√3 इंटू P1 + P2 + P3। इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना आप ध्यान रखिए। समबाहु
समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजा पे अगर लंब डाला गया P1 P2 P3 और समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप निकालना होगा तो क्या होगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या होगा, कोई दो भुजा बराबर होगा, जैसे यहाँ पे ए है, यह भी ए होगा, तीसरा साइड हम ले लेते हैं बी। ठीक है, परिमाप तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। क्या होगा 2a प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी, यानी बराबर भुजाओं में 2 से गुना और प्लस हम कर लेंगे बी। क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, तो हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए अगर यह भुजा बी है तो शीर्ष से हम यहाँ लंब डालेंगे और जो लंब डालिएगा ना वो आधार को 2 भागों में बांट देगा। तो यह जो है आपका, मान लेते हैं कि ए बी सी, गौर से देखिएगा, बी आपका यहाँ से यहाँ तक था, BC का लंबाई था, तो जब लंब डालिएगा तो यहाँ जो है आपका इसका लंबाई क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। अब b/2 हो गया। अगर आप इसका लंबाई निकाल लेते हैं ना तो यह आपका इस पूरे त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में जिसमें भी दो भुजा बराबर होगा तो शीर्ष से अगर आधार पर लंब डालेंगे तो भुजा 2 बराबर भाग में बढ़ता ही है। अब देखिए अगर हम इस छोटे त्रिभुज की बात करें, इस छोटे वाले त्रिभुज को, तो यह हो गया हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण, AD क्या हो जाएगा लंब, तो यह हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज के हिसाब से लंब, या इसको हम लोग ऊंचाई, शीर्ष लंब बोलिए ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है। कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो b/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b²/4। ये तो करेंगे ना, क्या क्या है b/2 है, b/2 का होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट। जब हमारे पास कर्ण है और लंब, कर्ण है और आधार है, तो लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 4 से a में गुना करेंगे तो 4a², क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है, माइनस b² और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में 4। यह हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, यह हमारा निकल के आ गया लंब। अब क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालिएगा, लिखिएगा आप 1/2 गुने आधार। अब आधार कौन होगा, तो जिसके ऊपर आप लंब डाल दिए वही तो आधार होगा, तो यही आधार होगा। इसको क्या माने हैं, पूरा को b माने हैं, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना है आपका √, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √4a² माइनस b², और पूरे के ऊपर 4 था तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना। देखिए 4a² माइनस b² और नीचे में 4, तो नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा, तो रूट के बाहर कर दिए, यानी कितना हो जाएगा 2। तो परिमाप 2a प्लस b होगा और क्षेत्रफल 1/2 गुने b गुने इतना हो जाएगा, जिसमें बराबर भुजा जो है वह क्या है आपका, बराबर भुजा आपका a है। यह तय करना पड़ेगा कि बराबर भुजा, आगे चलिए। जब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे ना तो वहाँ पे और क्लियर हम लोग कर लेंगे, और इतना कॉन्सेप्ट का जरूरत भी नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एक समद्विबाहु समकोण है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा बराबर। जैसे मान लीजिए कि यह अगर x है तो यह भी x होगा। अब जब लंब और आधार x है तो कर्ण क्या हो जाएगा √2 इंटू एक्स। कर्ण कैसे निकालते हैं, √, लंब का स्क्वायर जो और आधार का स्क्वायर, ऐसे ही करके तो निकालते हैं। तो x² में x² जोड़ेंगे 2x² हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 रूट के भीतर x² का वर्गमूल कितना x। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या है आपका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब आधार बराबर होगा, तो लंब अगर x है तो आधार x, कर्ण कितना हो जाएगा √2 इंटू एक्स। परिमाप कैसे निकालिएगा, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण √2 इंटू, ऐसे करके x और x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस √2 इंटू एक्स। अगर हम इसमें से x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √2, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा 2 प्लस √2 इंटू एक्स। 2 प्लस √2, क्योंकि दो भुजा बराबर है इसलिए 2 प्लस √2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, बराबर भुजा में से प्रत्येक भुजा का माप यहाँ पे दर्शाए हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने लंब गुने आधार, क्योंकि समकोण है ना, तो 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो लंब भी x आधार भी x, तो x गुने x यानी क्या हो जाएगा x²। तो समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 1/2 गुने x²। परिमाप
2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा, जहाँ पे एक्स क्या है, बराबर भुजा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन क्वेश्चंस को देख लिए थे, जो नहीं देखे हैं उसको देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। अभी आप निकाले हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने एक्स स्क्वायर, यही तो बताया है ना। और कितना दिया है यहाँ पे, 81 दिया है। सोल्व करिए इससे, इसको एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका 81 गुना 2 होगा, क्योंकि 2 इधर क्या है आपका, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में। एक्स का मान वर्गमूल इसका, तो 81 का वर्गमूल 9, 2 रूट के भीतर यानी 9 रूट 2। हमें क्या बताना है, कर्ण की लंबाई। तो आप बताइए कर्ण कितना हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण है तो समद्विबाहु समकोण है तो कर्ण हो जाएगा √2 इंटू एक्स, √2 गुना 9 √2 करिए, √2 में √2 से गुना 2, 2 नमा कितना 18। अभी जस्ट आप देखे हैं ना, समद्विबाहु समकोण में अगर हम बात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की करें तो यह एक्स है, यह एक्स है, यह कितना हो जाता है, √2 इंटू एक्स। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने एक्स स्क्वायर। कंपेयर किए, एक्स का मान निकल गया। अब एक्स का मान निकल गया, पूछा है कर्ण क्या होगा, यानी √2 इंटू एक्स ही होगा ना, √2 इंटू एक्स, यानी आंसर हमारा विकल्प ए आ गया। आगे बढ़िए, समद्विबाहु समकोण देखिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कर्ण का माप दिया है। कर्ण क्या होता है समद्विबाहु समकोण का, √2 इंटू एक्स, इसका मान कितना है 8। आप बताइए एक्स का मान क्या हो जाएगा, 8/√2। चाहे तो इसको काट सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए ऐसे ही। पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, क्षेत्रफल 1/2 गुने एक्स स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 64 को, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। कॉन्सेप्ट होगा, आसानी से आंसर कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्या दिया है, समद्विबाहु समकोण का कर्ण, यानी √2 इंटू एक्स का मान 8, तो एक्स का मान 8/√2। ठीक है, क्षेत्रफल 1/2 गुने एक्स स्क्वायर होता है, तो 8/√2 था, तो 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 64 को, 16 बार में कट जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है, 5, 12, 13 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की 3 भुजा। अब इस तीनों भुजा से देखिए, गौर से देखिए, 5, 12, 13 सेंटीमीटर है ना। आप इसको पहचानिए कि कौन सा त्रिभुज है। देखिए दोनों छोटी भुजाओं को जोड़िए, 12, 13 कितना हो जाएगा, 25, और इसका अंतर निकालिए, कितना का आ रहा है, 1। इसका वर्गमूल कितना है, 5, छोटी भुजा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज। तो यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, यह क्लियर हो गया। ठीक है, हमें क्या बताना है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, जैसे यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका एक साइड क्या है 5, दूसरा साइड क्या है 12, तीसरा साइड क्या है 13। अब बोला यह है कि इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाइए, तो जब तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया तो मिलाने पर भी एक त्रिभुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4। तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 यानी 1/4, और मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी 5 गुने कितना हो जाएगा 12, या मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी का क्या कर देना है, 1/4 कर देना है। देखिए 4 से काटे इसको, 4 तिया 12, 5 तिया 15/2, यानी कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। त्रिभुज चाहे कोई भी हो, उसके मध्य बिंदुओं को मिला करके जो नया त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4। तो इसका क्षेत्रफल आप देख के कह सकते थे 12 पंचे 60 का आधा 30 होगा। अब 30/4 करना है, 30/4 यानी 7.5। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यह बताइए कौन सा त्रिभुज है, सर पता नहीं चल रहा है कौन सा त्रिभुज। तो जनरल हो गया, और जनरल त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है डेल्टा/s। यह क्या है आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या, यह क्या है क्षेत्रफल, यह क्या है अर्ध परिमाप। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, अंतः त्रिज्या 8, तो r का वैल्यू दे दिया 8। आगे देख लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है तो डेल्टा का मान निकालना है। परिमाप कितना है 64, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 32। भाई परिमाप आपका 64 है तो परिमाप का आधा ही तो अर्ध परिमाप होगा ना। सोल्व करिए, 32 8 देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 यहाँ से लेकर 8 24 और 1 25, 256। किसका वैल्यू आया, डेल्टा का। डेल्टा मतलब कि क्षेत्रफल। आंसर क्या आ गया इसका, विकल्प सी आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देख लीजिए,
एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा 7 और 24 है, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। 7 और 24 है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देख लीजिए समकोण त्रिभुज है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। यह 7 है, यह आपका क्या है 24 है, तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा 25। आप चाहे तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर यानी 49 और 24 का स्क्वायर यानी 576 कर सकते हैं। यह 625 आएगा, 625 का वर्गमूल कितना 25 आ गया। तो कर्ण 25 निकल गया, लंब आधार में से 1 7 1 24 है। परिवृत्त की, कर्ण के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है कर्ण का आधा। तो कर्ण कितना निकालें आप 25, तो 25 का आधा कितना होगा 12.5। और वैसे भी ट्रिपलेट आपको याद रखना है, अगर ट्रिपलेट याद रखते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट कहने का मतलब कोई दो साइड आपका दे, तीसरा साइड आप उस ट्रिपलेट की मदद से बता सकते, जैसे 3 4 5, तो 3 4 दिया तीसरा 5 हो जाएगा, 3 5 दिया तीसरा साइड आपका 4 हो जाएगा। तो 7 24 जैसे ही देखिए हम समझ गए कि तीसरा साइड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 25। अब परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होता है कर्ण का आधा, कर्ण का आधा। तो कर्ण निकला उसका आधा कर दिए बस। यहाँ देखिए 9 40 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज है। यह कैसे पता चला सर समकोण त्रिभुज है, इसलिए पता चला क्योंकि भुजा का माप है 9 40 41। आप इसको चेक कर सकते हैं, दोनों बड़ी भुजा को जोड़िए, 40 और 41 कितना हो जाएगा 81। अंतर बताइए कितना का 1 का, इसका वर्गमूल करिए, छोटी के बराबर आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब समकोण है। अब यहाँ से पता चल गया कि समकोण है, तो हमें क्या बताना है त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। लंब 9 है, कर्ण 40 है, आधार आप कर्ण 41 है बट्टा 2। 49 में से 41 घटाएंगे 8, 8 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा हो जाएगा। अगर हम बात करें जनरल त्रिभुज का, जहां पता नहीं चल रहा होता है कि कौन सा त्रिभुज है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा बाई एस यानी उसके क्षेत्रफल में अर्धपरिमाप से भाग करके निकाल सकते हैं। यहाँ भी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है ना, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 गुने क्या आ जाएगा 1/2 गुने 9 गुने 40, इससे क्या निकलेगा इसका क्षेत्रफल। तो देखिए 2 से काटेंगे 20 नमा 180, 180 इसका क्षेत्रफल हो गया। परिमाप कितना हो जाएगा 40 और 41 81 और 9 90 45 हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा इसका 90, तो अर्ध परिमाप 45, 180/45 करिए 4 आ जाएगा। यानी यहाँ भी हम लोग इसके क्षेत्रफल में यानी डेल्टा बाई एस करके निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि समकोण त्रिभुज का स्पेशल फॉर्मूला है तो हम उसी को लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। और अगर आपको निकालना हो परिवृत्त की यानी समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, तो कर्ण का आधा कर लीजिएगा। फिगर पे में पहले आप देख ही चुके हैं, आगे देखिए कौन सा समकोण होगा निकाल चुके हैं। त्रिभुज की भुजा दे रखा है, पहचानना है किस तरीके का त्रिभुज है, इसको भी आप निकाल चुके हैं। तो यह था आपका त्रिभुज का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि सभी का सभी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस सीरीज के सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से आप देखते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।